बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकसाई कौम के फोरम पर एक बार फिर बहुत खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हैं और इस वक्त आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ सानिया चाइना में, और साथ ही साथ आप इन पैरेलल सर्व कर रहे हैं अल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आपकी कई सारी अचीवमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि आप इन अचीवमेंट्स के अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अमेरिका के साथ आप एक एज ए वॉलंटियर फेलो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप फेलो मेंबर हैं यूरोपियन मेडिटरेनियन इकोनॉमिस्ट एसोसिएशन के, और आप इसके अलावा मेंबर हैं जर्मन इकोनॉमिक एसोसिएशन के। इकोनॉमिक्स के लिहाज से डॉक्टर साहब की बड़ी अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम पर सर्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से कुछ पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से, कुछ इनकी रिसर्च अचीवमेंट्स के हवाले से और इनके प्रोफेशनल जर्नी के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम और बहुत शुक्रिया आपने आज के सेशन के लिए वक्त दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं टीम का, पाक साई काम का जो है वो शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसकी इस वक्त हमें पाकिस्तान को, यंगर स्टूडेंट्स को, रिसर्चर को, हर किस्म के प्रोफेशन से रिलेटेड इसकी स्पेशली ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है। मेरी स्पेशली जो है वो मुबारकबाद है पाक साई काम के जितने भी हमारे जो हैं फेलो मेंबर्स हैं, जितने भी इसके अंदर जिसकी जितनी भी इनपुट है। थैंक यू डॉक्टर जज़ाक साहब। अल्लाह। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉर्मेट के मुताबिक हम आपकी इंट्रोडक्शन और प्रोफेशनल जर्नी से स्टार्ट करते हैं। काइंडली हमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा और किस तरह आपका प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस और अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। मैंने ग्रेजुएशन की अकाउंटिंग के अंदर 2012 के अंदर, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो इंग्लैंड से एसोसिएटेड थी। तो जो बेसिकली डिग्री अवार्डिंग बॉडी है वो इंग्लैंड से थी। तो उसके बाद जो है मैंने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है एसोसिएशन जो है वो अटैच हुआ। वहाँ का जो है मैं आईफैप का बाकायदा जो है एसोसिएट मेंबर हूँ। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स यूएस एंड कनाडा से का मैं सर्टिफाइड मेंबर हूँ। उसके बाद जो है मैं पाकिस्तान से चाइना आया। चाइना आगे मैंने यहाँ पे एमबीए किया फाइनेंस के अंदर, एग्जीक्यूटिव एमबीए फाइनेंस के अंदर, और साथ एलएलएम किया कमर्शियल लॉ में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा यूनाइटेड स्टेट से। तो रिसेंटली जो है मैंने अपना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इकोनॉमिक्स जो है अल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। और मेरा जो रिसर्च थीसिस था बेसिकली वो था इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स ऑन द इन डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग टू द कोविड-19 क्राइसिस। तो अभी मैं काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट्स पे जो है काम कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो है वो, यानी हम अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है वो कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो जाए। तो उसके बाद जो है जी जी मैंने अपने जो प्रोफेशनल करियर का जो स्टार्ट लिया वो लिया 2013 के अंदर ही लिया था। तो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मैंने देखी उसमें पाकिस्तान के एतबार से जब आप कोई भी जॉब वगैरह करते हैं, चूँकि आपको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो जॉब मार्केट है फॉर द यंगस्टर्स, या एमबीएस के लिए आप देख लें या बीबीएस के लिए देख लें, या कोई भी है इंजीनियर्स है, या मतलब डॉक्टर से एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड जो जॉब मार्केट है आपको पता है बहुत सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ज्यादती है। अब जैसे अब मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेस जो फील्ड है, बिजनेस फील्ड के अंदर अब आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर एक लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अलावा एनसीबीए है, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी। अब हर यूनिवर्सिटी के अगर आप डिपार्टमेंट को उठाएंगे ना, बीबी अंडर ग्रेड को उठाएंगे या मास्टर्स लेवल पे उठाएंगे, तो हर साल ऑलमोस्ट आपका तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 5 से 10,000 स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होता है, बैचलर्स लेवल पे भी और मास्टर्स लेवल पे भी। अब अगर आप अपनी इंडस्ट्री को देखेंगे, जो आपकी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जो यानी कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है या कोई भी इंडस्ट्री है, एनर्जी से रिलेटेड है या किसी भी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपके पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि आप अपने जो है
यानी कि स्टूडेंट्स को वहां पे डिप्लॉय कर सकें, ठीक है। और मोस्टली आपको ये भी इस बात का आइडिया है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक लेगेसी चलती आ रही है कि हर जो है उसके अंदर ना तो एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग होती है स्टूडेंट की, और ना ही उसको गाइडेंस मिलती है। तो उसका जो है ये डेफिशिएंसी जो है वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा फेस करता है। फिर जब वो ग्रेजुएट हो जाता है तो वो एक डिग्री लेके जो है वो फिरता रहता है, क्योंकि उसके पास जॉब तो होती नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर आपको भी आइडिया है कि जब एक एमबीए ग्रेजुएट होता है या एसीसीए होता है या इस तरह के जितने भी यानी कि एमबीए है, फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है। अब ये 4 ही पाकिस्तान में एमबीए चल रहे हैं। तो इसमें अब आप देखें कि इसके जो जब आप एक एक वैकेंसी आई है और इसके लिए अप्लाई करने वाले 100 लोग हैं, तो आप किसको रखेंगे? तो हमारे लिए सबसे मेन जो चीज ये है कि वो जो 100 लोग हमने फारिग किए हैं उनको हमने डिप्लॉय कैसे करना है, उनकी आगे किस लेवल किस किस जगह कौन कौन सी जगह है जहाँ पे उनको डिप्लॉय करना है, और हम उनसे उनकी एक्सपर्टीज से हम क्या कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये है कि हमारे पास अब जब आता है वो स्टूडेंट, वो बेचारा उसको जॉब नहीं मिलती। तो जब जॉब नहीं मिलती तो वो आप बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटीज को भी ये सोचना चाहिए, हमारे जो है यानी कि एजुकेशन के एतबार से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए कि आप इतने ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इनको आगे खपत कहाँ पे है? इनकी कहीं पे भी खपत नहीं है। तो अगर सपोज अगर एक शख्स है, एक लड़का, एक स्टूडेंट है बेचारा, उसके माँ बाप ने किसी उसको इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उस पे, जो मैंने स्टार्ट लिया पाकिस्तान में, मैंने बिजनेस की है पाकिस्तान में, एज एन ऑडिटर काम किया, एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट काम किया वहां पे, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज एन फाइनेंशियल ऑडिटर काम किया, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट काम किया मैंने। फिर पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान में, मतलब जो भी हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, उसके अलावा आपके जो फूड से रेलिवेंट है, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग से रेलिवेंट है, जितने भी आपके जो है बिजनेस है, मैंने जब सबका एनालिसिस किया तो मैंने अपने एनालिसिस से ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा सकता। उसकी काफी सारी रीजन थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने पाकिस्तान को स्विच किया। फिर ऑब्वियसली कोई भी शख्स है वो पाकिस्तान के, अब जितने भी ओवरसीज है आप देख लें, किसी का भी दिल नहीं करता कि अपने कंट्री को आप छोड़ के बाहर आए कमाने के लिए। हर किसी का दिल करता है कि कंट्री में रह के ही आपको वो फैसिलिटी होगी, कि आप चूंकि वहां पे पैदा होते हैं, आपके वालदेन सब कुछ अटैच होते हैं। तो उसके बाद मैं फिर चाइना में आया। चाइना में मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जिस कंपनी में काम किया तो उसको मैंने अपने बिजनेस कंसल्टेंसी दी, उसको पांव पे खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मैं उन्होंने जो है मुझे बेस्ट कंसल्टेंट अवार्ड दिया। अभी फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सानिया के अंदर अभी 1 साल हो गया, यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, तो यहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ सानिया को। उसके अलावा जो है अलमदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ, तो वहीं पे मैं जो है अपनी सर्विसेज जो है वो वॉलंटियर दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो ये चीजें हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेस्ट रिसर्च कंसल्टेंट का अवार्ड मिला है। यहाँ पे याजो भी आप सानिया रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से बेस्ट रिसर्च कंसल्टेंट का अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो दिया गया है। तो ये जो चीजें हैं, कुछ ये अचीवमेंट्स हैं। बाकी मैं नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम कर रहा हूँ, एंड हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है उसका ये है कि एजिंग इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एज एन इकोनॉमिक पॉलिसीज, लाइक जो यानी कि उम्र ज्यादा होती है और आपकी हेल्थ जो है वो, आपकी उम्र जो है वो ज्यादा होने के साथ साथ आपकी जो हेल्थ पे जो इफेक्ट होते हैं, तो उससे आपके इकोनॉमी पे क्या असर होता है। जी तो जी वो डॉक्टर साहब, हमारा आपने बेसिकली उनके साथ एक बड़े प्रोजेक्ट है। जी उसके जी अलावा यूरोपियन मेडिटेरेनियन इकोनॉमी। जी जी बड़े अच्छे जी अंदाज जी में आपने अपने जो है वो बताया, सारी रीजंस, बिजनेस एनालिसिस आपने किए, और अल्टीमेटली जब आपने चाइना में सर्व किया तो उन्होंने आपको एक बेस्ट रिसर्च के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर एक्नॉलेज भी किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना पीएचडी का थीसिस जो है वो लेमैन स्टाइल में थोड़ा आसान अल्फाज में बताइएगा, ताकि एक हमारा वो एक फॉर्मेट के मुताबिक। पीएचडी का बेसिकली जो थीसिस था वो था इम्पैक्ट ऑफ public health care expenditure in developing countries regarding the COVID-19 and over the COVID-19 crisis।
कि जो हमारी हेल्थ, जो कोविड-19 का जो हमारा क्राइसिस आया है 2000, क्योंकि मैं उन दिनों पाकिस्तान में ही था, मैं पाकिस्तान से रिसेंटली बैक ही हुआ था, यानी कि मैं पाकिस्तान से आया था 28 दिसंबर को वापस आया था। तो ये जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, ये चाइना में ही स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर 2000, नो सॉरी 20 जनवरी 2020 को ये स्टार्ट हुआ था इधर। तो उन दिनों मैं इधर ही था, तो मैंने उसी वक्त ऑब्जर्व कर लिया था कि ये टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है, और इसने जो है काफी सारी जो है पूरी की पूरी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो हिट करके रख दी है। आप देख लें स्टॉक मार्केट जो है वो, यूनाइटेड स्टेट की स्टॉक मार्केट ओवर द नाइट जो है वो क्रैश कर जाती है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। चाइना को उन दिनों में तकरीबन 400 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। ये सिर्फ 2 महीने इन्होंने अपना मुल्क बंद किया था, सिर्फ 2 महीने। उसके बाद ये रीओपन हो गए थे और दुनिया सारी की सारी लॉकडाउन में चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इस पे अपना जो है अपनी रिसर्च की, फिर मैंने देखा कि अगर एक डेवलप्ड कंट्री, यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्री, यूरोप, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस जैसे कंट्री सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनका क्या क्या हालात होंगे, वो हेल्थ के एतबार से कितना सफर करेंगे। तो उस वजह से फिर मैंने इस टॉपिक पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो जो अपने कंक्लूजन में फाइंड आउट किया वो ये किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अपने जो है हेल्थ के एतबार से जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह वो मीट करें, और किस तरीके से वो अपनी हेल्थ की जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, और किस तरीके से जो वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके हेल्थ और इकोनॉमी के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपिंग कंट्रीज में हम जो उसमें मेरा जो ज्यादातर जो फोकस था वो था पाकिस्तान था स्पेशली, और इसके अलावा पाकिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी थे, तो वो मेरे उस वक्त उसमें उसके जो है वो मेरे टॉपिक के एतबार से थे। तो उसमें जो है वो हमने फाइंडिंग्स यही निकाली थी कि यहाँ पे जो हमारी यानी कि इनकी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली इस तरीके से स्टेबल की जा सकती है कि इनकी जो है इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और उसके अलावा जो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए, ताकि आपकी हेल्थ की फैसिलिटीज जो है वो बढ़ाई जाए, और आप जो पैसा हेल्थ पे लगाते हैं और उस पैसे को आप दूसरे सोशल एजेंट्स के अंदर किस तरह जो है वो यूटिलाइज कर पाए। तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा था, और अभी भी स्टिल मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है रिसर्च जो है जो मैं एक और जर्नल पे काम कर रहा हूँ इसी सिलसिले में कि हम पाकिस्तान के एतबार से इस चीज को किस एंगल से लेके चलेंगे, ताकि हम कंप्लीटली अपने जो है जो ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से मीट कर पाए। तो ये था डॉक्टर जी साहब मेरा जो जी है जी वो जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताया। अच्छा, इकोनॉमी की जब बात आती है तो फिर बहुत सारे हमारे जो ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो आप थोड़ा बताएं कैसे ये चीज़ हो सकती है कि हम इसको स्टेबलाइज कर सकें अपनी इकोनॉमी को। डॉक्टर साहब इकोनॉमी को मैं अब आपको ना इसके ना दो जो है वो रुख बताता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, कि मोस्टली जो चूंकि बीइंग मुस्लिम मुस्लिम हमारा ये यकीन है कि हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया और हम दुनिया पे आए, तो हमारे लिए जो है वो सारी चीजें जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से सेट होती हैं, ठीक है। तो इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा, बगैर हिसाब के अल्लाह पाक जो है वो लोगों को रिज़्क़ अता फरमाते हैं और बगैर हिसाब के देते हैं, कि जब वो इंसान जो है वो अल्लाह पाक को प्रॉपरली जान पाता है। तो उसमें मैं इसको दो कंटेक्स्ट में लेके चलूंगा, एक तो सेकुलर इकोनॉमिक्स के तौर पे लेके चलूंगा, एक इस्लामिक इकोनॉमिक्स के तौर पे लेके चलूंगा। फिर मैं इन दोनों को सम अप करके आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के किस तरीके से लेके चल सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। इसमें यह है कि बेसिकली जो भी किसी चीज का मैन्युफैक्चरर होता है ना, आपने पॉइंट को समझने, डॉक्टर साहब ये हमारे सामीन के लिए भी है, ऑडियंस के लिए भी है, कि कोई भी इंसान है ना, अब जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये बॉल पॉइंट है, ये बॉल पॉइंट जिस शख्स ने बनाई है ना, उसको इसका बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया है कि ये बॉल पॉइंट के अंदर कितनी जो है वो मैंने इंक डाली है, और इसकी जो है कैप का साइज कितना करना है और इसकी लेंथ कितनी करनी है, तो ये किस तरीके से प्रॉपर्ली काम करेगी। इसी तरह जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, कोई गाड़ी को सॉरी जो जो व्हीकल्स का जो होता है, यानी कि जो उसको मैन्युफैक्चर करने वाला होता है, या आपके लैपटॉप का हो गया, मोबाइल्स का हो गया, ये जिस भी फील्ड का जो बंदा एक्सपर्ट होता है वो बेहतर तरीके से जानता होता है कि इसकी कौन कौन सी खामियां हैं और कौन सी खामी किस जगह पे अगर ठीक की जाए तो वो ठीक हो जाता है।
तो बेसिकली हमारा जो ईमान है वो सिर्फ अल्लाह पाक पे है। तो हमें सबसे जो बेहतरीन पैरामीटर्स जो मिलते हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से मिलते हैं। पैरामीटर्स जो अल्लाह पाक की तरफ से मिलते हैं, अल्लाह पाक कहता है कि आपको जो इकोनॉमी होगी ना, वो आपको जो रिस्क है वो मैंने देना है। ठीक है, आपका रिस्क जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन फरमाते हैं कि उसकी 3 चीजें लिख दी जाती हैं। उसमें ये है कि आपका रिस्क लिख दिया जाता है कि आपने कितना खाना है, दूसरा आपने रहना कितना है, और तीसरा आपने इस दुनिया से जाना कब है। ये तीनों चीजें उसकी फिक्स हो जाती हैं इंसान की। तो उसमें जब हमें ये पता चल गया कि हमें अल्लाह पाक ने रिस्क देना है या हमारी जो इकोनॉमी है वो इस तरफ से आनी है, तो हमें फिर अपनी इकोनॉमी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक अगर इस दुनिया का बनाने वाला जो है वो बेहतर जानता है कि इसको किस एंगल से चल पाएगा। लेकिन होता ही है कि चूंकि इस दुनिया के अंदर फसादात हैं, मतलब आपके सामने ही है कि दो चीजों की जंग है, शैतान की और रहमान की। अल्लाह पाक के मानने वाले और दूसरे उसके मानने वाले। तो इसमें फिर ये है कि जब हम अल्लाह पाक की मानते हैं तो उसमें हम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। इसमें अब मैं आपको ये बताऊं, सूरह बकरा के अंदर आयत जिसका तर्जमा ये है कि जो शख्स सूद खाता है वो ऐसे हो जाता है जैसे शैतान ने उसको मबहूत कर दिया हो, मखबूसल हवात हो जाता है जैसे इंसान। शैतान मिनल मस, जैसे शैतान ने उसको छुआ और छू के वो मखबूतुल हवास हो गया। तो आप ये देखें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सूद पे खड़ी हुई है। सबसे बड़ी जो है वो आप सूद जो है जो खाता है वो अल्लाह से डायरेक्टली जंग है। आपकी और हमारी अल्लाह से जंग है, क्योंकि हमने अपने कंट्री के अंदर ये जो है वो जो है अनफॉर्चुनेटली हमने अपने कंट्री में सूद को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमारे हर जगह पे सूद चल रहा है। तो जब आपकी अल्लाह से जंग हो तो आप ये सोचें कि जो इस कायनात का बनाने वाला है, जो इस पूरी कायनात का बादशाह शहनशाह है, और इस जैसी पता नहीं कितनी कायनात का वो शहनशाह है, तो उसके साथ अगर आप जंग कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स को हम छोड़ के हम निकल गए। अब आ जाते हैं सेकुलर इकोनॉमिक्स की तरफ। सेकुलर इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास जो मॉडल मिलता है वो बेसिकली मिलता है कि आप जो है वो अपनी, हमारा जो कंट्री है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका किसान जो है, अब वहां पे पाकिस्तान के अंदर एक डीएपी की जो है, यानी कि एक जो है बैग जो है डीएपी का जो बैग है 50 kg का, वो 10,000 का मिलता है किसान को। और उसके बाद उसने 1 एकड़ के ऊपर अगर उसने फसल लगानी है तो उसने उसका वो जब कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा ना, तो उसमें जो एक्सपेंस आ रहा है ना आपका कितना आ रहा है 35,000, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 50,000 6 महीने बाद या साल बाद। तो आप क्या 6 महीने या साल का टेन्योर रख के इतनी अपनी अब किसान को, जो आपकी बेसिक बोन है, बैक बोन है, जो आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उसको आप तोड़ रहे हैं, तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। एक बात, दूसरी आप इंडस्ट्री की तरफ आ जाए, आपकी इंडस्ट्री शदीद क्राइसिस का शिकार है, आपके पास एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, आप हर साल आपके कंट्री के अंदर हर साल जो इंपोर्ट होती है वो आपके मोबाइल की और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की जो होती है वो ऑलमोस्ट 2 से लेके 4 के दरमियान होती है, यानी कि 2 अरब से लेके $2 अरब से लेके $4 अरब के दरमियान आपकी जो है वो एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, और आपकी इंपोर्ट कितनी है, सॉरी इंपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट जो है वो आप अपनी एक्सपोर्ट देख लें, आपकी सिवाय टेक्सटाइल के ये कुछ चंद सर्जिकल इक्विपमेंट्स के और चंद फसलों के राइस आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरह की चंद चीजें आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट कम होगी और इंपोर्ट ज्यादा होंगी, तो आपका क्या होगा, आपका रुपया जो है वो डी वैल्यू हो जाएगा। अभी आप देख लें आपके सामने पाकिस्तान जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये डॉलर फ्री फॉल है, डॉलर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है आपने इसकी वजाहत फरमाई
एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन बड़ा अच्छा आपने समझाया। इसमें डॉक्टर साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो आप जैसे लोग हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हम इसको अपलिफ्ट कर सकें? जी बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर साहब, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आपने किया है कि इकोनॉमिस्ट का क्या रोल होना चाहिए। बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स की जो एजुकेशन है ना आपके मुल्क के अंदर, आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा एजुकेशन पे, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, फिर उसके बाद मैं सवाल को इंटरलिंक कर दूंगा आपके, तो आपका जवाब जो है मैं इसमें सम अप कर दूंगा। तो आप पहले आप अपने एजुकेशन को देखें, एजुकेशन को देखें कि आपका बच्चा जो है जब वो मैट्रिक करता है तो मैट्रिक के अंदर उसके पास दो ऑप्शन होती हैं, आर्ट्स है या साइंस है। पुरानी लेगेसी चलती आ रही है, एक ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं आपके, ठीक है। मैट्रिक तक बच्चे को इकोनॉमी का अलिफ बे भी नहीं पता होती, इंटर के अंदर बच्चे को कुछ नहीं पता होता। हमारे यहाँ ज्यादातर माइंडसेट बच्चों का यही है कि आपने या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बदकिस्मती से मैं खुद आपके सामने, मुझे केमिकल इंजीनियर बनने का शौक था। हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट इंजीनियर्स ही हैं, ऑलमोस्ट इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं। तो आप ये देखें कि पूरी फैमिली का जब एक ट्रेंड बन जाए ना, तो हर बच्चे क्या हो तो फैमिली कहती है कि आपने भी जो है ना इंजीनियर ही होना है, आपने डॉक्टर ही बनना है। तो बेसिकली जब आपका ये माइंडसेट बन रहा हो कि आपने या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचते। तो जब आप डॉक्टर बन जाते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बावजूद आपको इकोनॉमी का कुछ नहीं पता होता। एटलीस्ट हर बंदे को या हर स्टूडेंट को उसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसमें कैरियर काउंसलिंग की बहुत बड़ा फुकदान है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुकदान है कैरियर काउंसलिंग का, कैरेक्टर बिल्डिंग का बहुत फुकदान है। जब अब देखें, अब जिस बच्चे के जहन में आपने बचपन से ये डाल दिया कि आपने डॉक्टर ही होना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, या आपने इंजीनियर का कोर्स करना है, तो जब वो अपने जहन में एक ही उसका दिमाग होगा, उसने बस वो रट्टे लगा 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 के केमिस्ट्री फिजिक्स के या उसके बायोलॉजी के, तो वो उसका दिमाग जो है वो एक चीज पे फोकस हो जाएगा, उसका दिमाग जो है वो स्टक हो जाएगा। उससे ना तो उससे बच्चे के अंदर ना तो कॉन्फिडेंस आता है, उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरह शैटर्ड हो जाता है, बुरी तरह शैटर्ड हो जाता है। एक चीज, दूसरा उसका कैरियर, अगर वो ये समझना शुरू हो जाता है कि अगर मैं इंजीनियर ना बन पाया, डॉक्टर ना बन पाया, तो मेरी तो जिंदगी गई, मैं तो खत्म हो गया। ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी के एतबार से रिविजिट करना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एजुकेशन की तरफ। अब जो इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी एजुकेशन है ना, टोटल अनप्रोफेशनल है, टोटल अनप्रोफेशनल है। प्रैक्टिकल लाइफ का कोई टच नहीं होता उसके अंदर, उसको पता ही नहीं होता। अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इकोनॉमी चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, दिस। आपको हर शोबे के अंदर एक इकोनॉमिस्ट जरूरी होता है। आप दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज को उठा के देख लें, ठीक है, स्टैनफोर्ड को देख लें, ब्रैकले को देख लें, हार्वर्ड को देख लें, ऑक्सफोर्ड को देख लें, इन यूनिवर्सिटीज को देखें, इनके अंदर बाकायदा डिसिप्लिन है, इनके अंदर रिसर्च एरियाज हैं। आगे से आप हेल्थ इकोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, एनर्जी इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, रीजनल इकोनॉमिस्ट है, लेबर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, हर आईटी इकोनॉमिस्ट है। अभी तो दौर आप देख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर है। चाइना आपसे पूरी दुनिया से चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे जा चुके हैं। ये इस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा चुके हैं कि ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि जमीन के अंदर जो आपकी कानें होती हैं वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे काम लिया जा सकता है, नीचे से जो आपका जखायर निकालने हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे निकाले जा सकते हैं। यानी वो अपनी लेबर को, अब देखिए कितना रिस्क होता है लेबर को जब वो काम करते हैं नीचे जाके, तो वो इस चीज वो यहाँ तक काम कर रहे हैं, और आप देख लें कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ही नहीं है। तो ये चीजें काफी सारी हैं। तो इसी तरह जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, सपोज अगर आपका, अब इसमें हमने एजुकेशन रिवैम्प कैसे करनी है, मैट्रिक में ही आपने बच्चे को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देना है। आपने उसको बताना है कि ये इकोनॉमिस्ट है,
ठीक, आप उसको बुनियादी बातें बताएं, और जिस एरिया में जाना चाहे एज ए इकोनॉमिस्ट, जिस एरिया में जाना चाहता है, फिर आप उसको वो रिसर्च सेंटर में लेके जाएं। ठीक है, जब आप उसको ये इन चीजों में लेके जाएंगे, उसका लेवल क्या होगा, वो एक आम ट्रेडिशनल वे से जो एमए इकोनॉमिक्स करके आ जाते हैं, या आपके जो है इकोनॉमिक्स के जो रट्टे लगा के, या सिर्फ उनका मकसद एक डिग्री लेने होता है, मकसद सिर्फ एक डिग्री लेना होता है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास अगर डिग्री है, सपोज एक्सपर्टीज को यूटिलाइज कर सकूंगा, मैं कैसे डिलीवर कर सकूंगा उस डिग्री का जो मेन थीम है। तो इसमें हमें प्रैक्टिकली तौर पे अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली प्रैक्टिकल वे में जो है वो उसको जो है वो इंटरली करना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपरली जो है जो इकोनॉमिस्ट है, इंजीनियर्स है, या मतलब आपका जो है डॉक्टर है, वो प्रॉपरली अपनी फील्ड में जो है वो परफॉर्म कर पाए। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में एमबीए जो है वो ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, पिछले 30-40 साल से चल रहा है। 4 ही डिसिप्लिन में आपके पास एमबीए फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, उसके बाद सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन भी अभी रिसेंटली आया। आप यूके की यूनिवर्सिटीज को देखें, उनके पास 25 मैनेजमेंट, एमबीए रियल एस्टेट में। आपका जो इकोनॉमिस्ट है या जो है एमबीए जो है मास्टर ऑफ एक्सपर्ट होगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और आपके अंदर एक अच्छा जो है वो रोल प्ले कर सकेगा, आपकी इकोनॉमी का बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले कर सकेगा, आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने में। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको अगर हम विजिट करने, आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि हमें एक तो वैल्यू एडिशन देने की जरूरत है, यानी नोवेलिटी लाएं हम अपने इसके अंदर, डाइवर्सिटी लेके आए। और दूसरा आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि मैट्रिक लेवल से ही, एफएससी लेवल से ही हमें इकोनॉमी को सेपरेट करने की बजाय इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को हमें अपने साइंसेज वाले स्टूडेंट्स को भी ये चीज जो है वो करवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं जी मैं बस वो वक्त की किल्लत की वजह से माजरत चाहता हूँ, हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए रिसर्चर और एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को, तो बताइएगा। जी, हमारी जो यूथ है या हमारे जितने भी यंग स्टूडेंट हैं या जो अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टडी कर रहे हैं, उनको बेसिकली तो एक तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कहूँगा कि हमें जो पैरामीटर अल्लाह पाक ने दिए हैं ना, उससे बेहतर पैरामीटर डॉक्टर साहब नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। हम बनाना भी चाहे ना, कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वमा ऊतीतुम इल्मुहा इल्ला कलीला, हमने आपको बहुत कम इल्म अता फरमाया। तो हमारा इल्म कम है, बेसिकली हम इंसान जो है वो कम इल्म है, तो हम अपनी इल्म से इतनी चीजें नहीं कर सकते। तो हमें अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक दिया ना, ये इतनी बड़ी अल्लाह पाक की हमारे पास नवाजिश है कि हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। तो हम सबसे पहले अपनी लाइफ को जो है ना, कम से कम, ज्यादा ना भी 100% अगर आप नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत जो है ना वो इस्लाम के लाइन पे, ट्रैक पे लेके आए। इस्लाम बेसिकली सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, एक पूरा दीन है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन है ना वो इस्लाम है, और ये अल्लाह के नजदीक जो है वो ये एक दीन फितरत है। ये हमारी लाइफ के साथ इसी तरह अटैच है जैसे हमारे साथ हमारे जो भी चीजें अटैच होती हैं। साइंटिफिकली आप देख लें, हम जो भी काम करते हैं ना, उसका साइंटिफिकली हर इस्लाम के हर पहलू का फायदा होता है। तो इसमें मैं शॉर्ट करता चलूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो स्पेशली वो थोड़ा सा ना इस्लाम को स्टडी करें थारोली, उस पर रिसर्च करें। और जब वो रिसर्च एज अ रिसर्चर आना चाहें, तो वो अपने दिमाग को ना एक्सपेंड करें, अंडर ग्रेड लेवल पे ही स्टार्ट हो जाए रिसर्च करना, और रिसर्च को एज अ इंटरेस्ट करें, ना कि ये कि सिर्फ आप डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए, या एमबीए की या एमफिल की डिग्री लेने के लिए आप इस चीज को ना करें। आप उसको एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि मैंने एक रिसर्चर के तौर पे आना है। आप किसी भी वक्त कोई भी चीजें इंट्रोड्यूस करवा दें, इन्वेंट करवा दें, तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो आप अपनी रिसर्च को जो है वो बेसिकली जो है वो अपने इंटरेस्ट के तौर पे लेके चलें, ना कि डिग्रीज के लिए। एक तो ये बात होगी। दूसरा जो है वो, अगर आप थोड़ा सा इस्लाम को फॉलो करेंगे,
थोड़ी सी इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शंस अल्लाह पाक क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी को ना प्रॉपर्ली, और आपने अपने दिमाग में यही नहीं रखना कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। वल्लाह खुदारा इस माइंडसेट को जो है ना वो दफा करें। अगर आप बेहतरीन आर्टिस्ट है ना तो आप आर्टिस्ट के तौर पे आए। अगर आप बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, आप स्पोर्ट्समैन के तौर पे आए। अगर आप बेहतरीन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पे आए। आप अगर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है और अगर आपको जबरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर्स की तरफ लाया जा सकता है तो ये जो है अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उस फील्ड में। तो ये और ये वालिदैन को भी जो है ये हमारी साइड से, हमारी टीम की साइड से, और स्पेशली कि आप अपने बच्चों की एबिलिटीज को जो है ना वो चेक करें कि वो किस फील्ड में जाना चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है। जी जी डॉक्टर साहब, बड़े बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया कि जो है वो अपने रिलीजन को मत भूलें और अपने पैशन को देखकर आगे बढ़ें और एक फिलोसॉफिकल या एक लॉजिकल डायलॉग को प्रमोट करें, डिस्कशन बेस्ड चीजें हों ताकि आपका जहन खुले। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत मैसेज। मैं माफी चाहता हूँ कि वक्त की किल्लत की वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप हमारी जो है वो हौसला अफजाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।